बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये क्वेश्चन आपके सामने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज से रिलेट करता है। जी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी लिमिटेड एक्वायर्स प्रॉपर्टीज एंड डेवलप्स देम फॉर डाइवर्सिफाइड पर्पसेस। जी इन्वेस्टमेंट्स का काम क्या है? प्रॉपर्टीज डेवलप करना और उनको मुख्तलिफ इस्तेमाल में लेना। रीसेल यानी कि इन्वेंट्री के तौर पर इस्तेमाल करना, लीजिंग यानी कि रेंट पे देना, एंड इट्स ओन यूज यानी कि ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बना लेना। ठीक है जी। GICL applies the fair value model for investment properties and cost model for property plant and equipment। यानी जब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सा मॉडल यूज करते हैं? फेयर वैल्यू मॉडल। और जब वो पीपी यूज करते हैं तो क्या फॉलो करते हैं? कॉस्ट मॉडल। ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है बेटा सब लोगों को या नहीं? डिटेल्स ऑफ बिल्डिंग ओन्ड आर एज फॉलोज। प्रॉपर्टी ए है, 1 अगस्त 2006 को खरीदी थी। उसकी यूजफुल लाइफ 20 साल है। उसकी कॉस्ट है 130, रेजिडुअल वैल्यू है 14 और फेयर वैल्यू है 100 2011 पर और 2010 पर 150। अच्छा जी, प्रॉपर्टी बी कब परचेज की? 1 जनवरी 2009 को। 15 उसकी यूजफुल लाइफ 15 ईयर्स। 240 उसकी कॉस्ट थी, 24 उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो कि 10% बनती है इसकी, और उसकी फेयर वैल्यू 210 है और यहाँ पे 240 है। प्रॉपर्टी सी परचेज की है 1 जुलाई 2009 को। यूजफुल लाइफ 10 साल है, कॉस्ट 160 है, रेजिडुअल वैल्यू 20 है और फेयर वैल्यू 150 और 120 है। प्रॉपर्टी डी जो है उसकी कॉस्ट 10 मिलियन है, यूजफुल लाइफ भी 10 साल है और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो क्या है? 1 है और उसकी फेयर वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं जिस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी उसके लिए हम फिर क्या यूज करते हैं? कॉस्ट मॉडल। ऐसा आपको कुछ याद है? तमाम बातें याद है सब लोगों को? चलें, बेहतरीन काम हो गया। 1 अगस्त 2011, 20 साल लाइफ है, 48 मिलियन कॉस्ट है और 4 मिलियन इसकी रेजिडुअल वैल्यू है। इसकी इस डेट पर रेजिडुअल वैल्यू अवेलेबल नहीं, इस डेट पर फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं थी और इस डेट पर अवेलेबल है। अब इन प्रॉपर्टीज के बारे में बारी बारी मुख्तलिफ क्या क्या चीज़ें हैं मालूमात दी गई है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। GICL had been trying to sell this property for last 2 years. However, due to weak market, the directors finally decided to lease it from 1 October 2011 when its fair value was 120 million। यानी मतलब ये जो प्रॉपर्टी थी ये इन्वेंट्री है और इसको इन्वेंट्री से अब क्या बनाने जा रहे हैं बेटा? बोलें। इन्वेंट्री से क्या बनाने जा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही है। और किस तारीख को बताएं? और ये ट्रांसफर आप जानते हैं किस पर होगा? फेयर मार्केट वैल्यू पर होगा। ऐसे ही है। और ये चीज होगी एक तरह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एडिशन। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये ट्रांसफर कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2011 को हुआ है। ठीक है जी। ये ट्रांसफर कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2011 को हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद हम जानते हैं
कि ईयर एंड पर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 100 मिलियन। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, इसको मज़ीद 20 मिलियन से रिड्यूस कर देंगे। अच्छा जना, उसके बाद नेक्स्ट वन, the possession of this property was acquired from tenants on 30th June 2010 when the company shifted its head office from property C to property B. The fair value on the above date was 195 million. ठीक है, क्या मतलब इस बात का, इस प्रॉपर्टी की पोजीशन जो है वो टेनेंट से वापस ले ली गई है, कब, 30 जून 2010 को। मतलब कल तक ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। क्या कहते हैं आप सब लोग? when the company when the company shifted its head office from property C to property B, यानी कंपनी ने अपना हेड ऑफिस प्रॉपर्टी सी से कहाँ शिफ्ट कर दिया, प्रॉपर्टी बी पर। द फेयर वैल्यू ऑन द अबव डेट वाज 195 मिलियन। तो प्रॉपर्टी बी की उस डेट पर, जिस डेट पर आपने ट्रांसफर किया है, उस डेट पर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी वो 195 मिलियन थी। उसके बाद ये आपके सामने सी है, व्हेन द हेड ऑफिस वाज शिफ्टेड फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी इट वाज लीज्ड टू अ सब्सिडियरी एट अ मार्केट रेट ऑन द डेट ऑफ लीज द फेयर वैल्यू वाज इक्वल टू इट्स कैरिंग अमाउंट। तो ये कल तक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, ये कल तक ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, और अब ये क्या होने जा रही है बेटा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो आप देखिए एक ही क्वेश्चन में कितनी वैरायटी मौजूद है, इसमें इन्वेंट्री भी है, इसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी है, ये तमाम बातें आपके सामने। अच्छा, उसके बाद द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड आउटसाइड द मेन सिटी एंड इट्स फेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इट वाज रेंटेड टू अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सून आफ्टर एक्विजिशन। तो ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू लाइवली एस्टिमेट नहीं हो पा रही, तो लिहाजा इसको हम फेयर वैल्यू मॉडल होने के बावजूद भी किस पे फॉलो करवाएंगे, कॉस्ट मॉडल पर। This property is an office building comprising 3 floors after acquisition. 2 floors were rented out. ये ऑफिस बिल्डिंग है और 2 फ्लोर्स जो आपने रेंट आउट कर दी हैं। ऑन 1 नवंबर GICL एस्टेब्लिश अ ब्रांच ऑफिस ऑन 3rd फ्लोर। और एक हिस्से पर आपने क्या बनाया है, ब्रांच ऑफिस बनाया है। तो ये पार्टली ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और पार्टली बेटा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यस और परचेज प्राइस है 42.5 मिलियन, एजेंट्स का कमीशन है 0.5 मिलियन, रजिस्ट्रेशन फीस एंड टैक्सेस है 2 मिलियन, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एलोकेटेड कितनी है 3 मिलियन। तो इसकी आपको यहाँ पे कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। तो मतलब समझ लें एक बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन है आपके लिए, जिसके अंदर तकरीबन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का तब पूरा का पूरा स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। ठीक है, तो कहता है प्रिपेयर नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर इंक्लूजन इन GICL सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब ये टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो इसलिए मैंने आपके लिए यही किया है इसके अंदर कि ये आपके पास इसका जो है हम इसको सोल्यूशन फॉर्म में देख लें। तो ऑब्वियसली जो नोट बनाना है वो कौन सी डेट पे बनाना है, पहले ये सोचना है हमने। जो भी नोट बनेगा वो नोट बनना चाहिए 2011 के लिए, और 2011 के स्टार्ट पर सोचना है WDVs क्या होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को या नहीं? या तो WDVs होंगी, या आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से फेयर वैल्यूज होंगी। अब आप जरा इस तरह सोचें
क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन बाज़ चीज़ें एनालाइज करना डिफिकल्ट होती हैं जनाब। वो डिफिकल्ट कैसे होती हैं? ये सोचिए कि प्रॉपर्टी ए कल तक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं थी, इन्वेंट्री थी। तो प्रॉपर्टी ए तो इसी साल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन रही है ना, तो साल के स्टार्ट पे तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं थी। क्या कहेंगे आप लोग, यस और नो? अच्छा जी, क्या प्रॉपर्टी बी भी साल के स्टार्ट पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, या ये अभी 30 जून को ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन रही है? तो ये भी 30 जून को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन रही है। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी सी, देखें तवज्जो चाहिए। प्रॉपर्टी बी जो है वो 30 जून 2010 को मतलब चेंज हुई है ना, तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी बी जो है वो साल के स्टार्ट पे हमारे लिए क्या है, द पोजीशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड फ्रॉम टेनेंट्स। ये पिछले साल चेंज हुई थी, मतलब अगर हमारा करंट ईयर 31 दिसंबर 2011 है, तो ये ट्रांसफर इस साल में मौजूद नहीं बल्कि पिछले साल में मौजूद है। ऐसे ही है। और इसी डेट पर जो है वो प्रॉपर्टी सी जो है वो अब क्या बन गई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये तय कर लें, जब हमने ये शुरू किया तो उस वक्त हमारे पास कौन, मतलब जो साल हम शुरू करने जा रहे हैं वो साल कौन सा है, 31 दिसंबर 2011, जो कि शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2011 से। जब हमने साल शुरू किया तो इस साल के स्टार्ट पर हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अवेलेबल है? तो हम कहते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी सी और प्रॉपर्टी डी अवेलेबल है बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या ये बात सबको समझ में आती है कि प्रॉपर्टी सी और प्रॉपर्टी डी अवेलेबल है? सब लोग क्लियर करें इस बात को। 1 जनवरी 2011 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी बी का ट्रांसफर जो हुआ है वो पिछले साल हुआ है, 2010 में हुआ है। तो 2010 के एंड तक प्रॉपर्टी बी जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन चुकी है, और 2010 के एंड तक प्रॉपर्टी सी जो है वो ऑनर ऑक्यूपाइड से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो हमें ये मालूम करना है कि भाई 1 जनवरी 2011 को इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो वो हमें दो ही प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं, सी एंड डी, क्योंकि ई तो हम अभी परचेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ई हमारे पास एडिशन है प्रॉपर्टी का, सी और डी हमारे पास प्रॉपर्टी मौजूद है। अब सी और डी के बारे में क्या मालूमात अवेलेबल है, बहुत तवज्जो चाहिए होगी आप सबको। देखें आप सबकी बहुत तवज्जो। तो प्रॉपर्टी सी हमने एक्वायर की थी 10 क्या कहते हैं 160 मिलियन की। अब ज्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। हमने अगर प्रॉपर्टी सी को क्या मान लिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लिया है, तो हमने 31 दिसंबर 2010 के एंड पर इसको रीवैल्यू कर दिया होगा, और इसकी फेयर वैल्यू जो होगी वो 120 होगी। यस और नो जवाब दें। और जो प्रॉपर्टी डी है, जो कि 1 जुलाई 2008 को एक्वायर की गई थी, वो शुरू से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। उसकी कॉस्ट, उसके जो क्या कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लिहाजा ये कॉस्ट मॉडल फॉलो करेगी, तो इसकी कॉस्ट 10 होगी। अच्छा जी, उसके बाद 1 जुलाई 2008 से लेकर 30 जून 2010 तक इस प्रॉपर्टी ने अपनी जिंदगी के इतने साल मुकम्मल कर लिए, 2.5 साल। तो अब क्या करेंगे आप, 10 में से आप 1 माइनस करेंगे, बचेगा 9। 9 को आप डिवाइड करेंगे 10 से, बताइए क्या आंसर आता है।
और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। जवाब दें। तो 2.25 जो है वो प्रॉपर्टी डी की अक्यूमुलेशन है। तो 120 आपकी ओपनिंग फेयर वैल्यू है और ये सब्जेक्ट टू डेप्शन नहीं है, और इसकी कॉस्ट 10 मिलियन है और 2.25 इसकी अक्यूमुलेशन है। यस और नो? जरा देख के बताइएगा। यही यही चीज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। 10, देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू साल के स्टार्ट पर। ये 10 लिखा हुआ आ गया, ये 120 लिखा हुआ आ गया, दोनों का सम कितना हो गया 130। ये दो कॉलम में क्यों दिखाया है हमने इसको? इसलिए दिखाया है कि फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करने के बाद भी जो प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल फॉलो करेगी उसका कॉलम अलग होगा, और जितनी भी प्रॉपर्टीज क्या फॉलो करेंगी फेयर वैल्यू, उसका कॉलम अलग हो गया। क्या क्या बना रहे हैं हम? ये हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बना रहे हैं। जवाब दें। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 10 में से 2.25 माइनस किए, क्या बचे बेटा 7.75। यस और नो? जवाब देंगे आप सब लोग। ठीक है जी। अच्छा, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई कि ओपनिंग बैलेंस किस तरह आ रहे हैं? ओपनिंग कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट में से लेस किया क्यूमिट डेप्शन, 7.75 आंसर यहां पर आ गया, 120 आंसर यहां पर आ गया। पॉइंट 25 क्या बेटा? कौन सा 0.25 बेटा? अभी तो कैलकुलेट करके दिखाया है, 2.5 साल की डेप्शन निकाली है मेरे बच्चे। रेजल्ट वेव तो माइनस होगी ना, तुम 10/10 कर रहे हो यार। ये बात 10 में से 1 माइनस करो, डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगा 9, 9/10 करो तो आपके पास 0.9 क्या आएगी? डेप्रिसिएशन। भाई जवाब दे दिया करो भाई जब सवाल करते हो तो। हाँ बेटा, यहां तक सारी बात क्लियर है। अब आप जानते हैं इस साल आपने कौन सी प्रॉपर्टी परचेज की है बेटा? अब आप जानते हैं आपने इस साल कौन सी प्रॉपर्टी परचेज की है? आपने प्रॉपर्टी ई परचेज की है। तो जो परचेज की है उसकी क्या होगी? एडिशन होगी। प्रॉपर्टी ई परचेज की है 42.5 की, एजेंट को कमीशन पे किया 0.5 का कैपिटलाइज होगा, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जो होगी वो डॉक्यूमेंटेशन ये भी कैपिटलाइज होगी। तो 42.5 प्लस 0.5 क्या होगा बेटा? 43, 43 प्लस 2 45, 3 कैपिटलाइज नहीं होगा, ये एडमिन कॉस्ट है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हम वैसे भी कैपिटलाइज नहीं करता ये 16 के हिसाब से भी। अब आप मुझे बताइए, तो 42.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? तो बताइए इस प्रॉपर्टी ई की कॉस्ट क्या है जिस पर इसको हम रिकॉग्नाइज करें? 45। लेकिन क्या हमें इसको 45 पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानना है या 30 पर? इसके दो हिस्से रेंटल टू अदर्स हैं और एक हिस्सा ऑनर ऑक्यूपाइड है। तो 45 का 2/3 बेटा, 45 का 2/3, 45 का 2/3 निकालिए सब लोग। तो 45 का 2/3 बेटा क्या बन गया? एडिशन बन गया, एडिशन। यानी इस 120 की ओपनिंग फेयर वैल्यू में हमने 30 का इजाफा किया। यस और नो? क्या कहते हैं आप? सही है? कंफर्म? ठीक है जी। अच्छा, और अब आ जाए दोबारा कहां पर? फिर ख्याल रखिएगा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बी पिछले साल ही ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन चुकी थी, तो उसका ट्रांसफर इस साल दिखाना नहीं है आपने। ये काम तो 2010 में हो चुका था ना।
और प्रॉपर्टी सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसी टाइम बन चुकी थी। तो ये बी और सी का मूवमेंट इस साल थोड़ी दिखाना है। हाँ, अगर आप कंपैरेटिव बनाए तो उसमें दिखाने की जरूरत होगी, लेकिन अगर आप सिर्फ 2011 दिखा रहे हैं तो आपको बी और सी का मूवमेंट दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये काम तो हो चुका ऑलरेडी। अच्छा, अब बहुत तवज्जो चाहिए होगी आप सबकी। इस साल क्या हो रहा है सर? प्रॉपर्टी ए ट्रांसफर हो रही है। और ट्रांसफर करते वक्त उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 120 मिलियन। बताओ, प्रॉपर्टी ए ट्रांसफर करते हुए उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 120 मिलियन। तो ये ट्रांसफर किस पे परफॉर्म होगा? फेयर वैल्यू। अब आप देखो, ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्वेंट्री आ गया भाई 120, तो 120 का और इजाफा हो गया। जवाब दें। सही है भाई, तवज्जो चाहिए आप सब। अब जरा बताइए, हमारे पास यहां पर 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है। हमारे पास यहाँ पे 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एक सी है, ये सी की फेयर वैल्यू थी। ये प्रॉपर्टी ई के 2 हिस्से जो इस साल एक्वायर किए गए। ये प्रॉपर्टी ए जो इन्वेंट्री से ट्रांसफर हुई। यानी इस कॉलम में अब हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं बेटा? 3। यस और नो? अब आइए जरा इन तीनों की ईयर एंड पे देखते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। तो प्रॉपर्टी ए जो अभी अभी ट्रांसफर हुई है 120 मिलियन की, उसकी ईयर एंड पे फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 100। तो कितने से डिक्रीज आया बेटा इसके अंदर? 20 से। गुड। 20 का इफेक्ट नेगेटिव आ गया। प्रॉपर्टी सी जो है, सी वो 120 पे थी। 120 से कहाँ लाना है इसको? 150 पर। 120 से कहाँ लाएंगे? 150 पर। तो इसका इजाफा कितने से हुआ बेटा? 30 से। तो दोनों इम्पैक्ट आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बताइए जरा, 20 का लॉस, फेयर वैल्यू लॉस, और 30 का फेयर वैल्यू गेन, नेट ऑफ कितना हो गया? 10 का गेन हो गया ना। तमाम प्रॉपर्टीज के इम्पैक्ट एक साथ आ गए। अच्छा जी, अब उसके बाद कहाँ आ जाए? इसका निकालें आप क्या? इसका निकालें आप 2/3 निकालें इसका 2/3। 51 का 2/3 34। तो इसको आप 30 से कहाँ लाए? 34 पर। तो गेन कितना मजीद आ गया बेटा? 4 से। और 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14। तो टोटल गेन कितना बन जाएगा आपका? 14। ये बेटा आपका ओवरऑल 14 का गेन आ गया। क्या कहते हैं आप लोग? तो ये सारे एम्पायर लेने के बाद हमारे पास व्हाट इज क्लोजिंग फेयर मार्केट वैल्यू? ये क्लोजिंग फेयर मार्केट वैल्यू है किसकी? चार कितनी? 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की, 284। ये सारे इम्पैक्ट लेने के बाद, और उसके बाद अच्छा, अब प्रॉपर्टी का गेन कहाँ हुआ बेटा? लॉस हुआ है 120 से 20, इसको 100 पे लाए।
20 का डिक्रीज है उसके अंदर। अच्छा, अब क्या करना है, जो प्रॉपर्टी आपकी डी है, डी, उस पे चार्ज करनी है इस साल की डेप्रीसिएशन। तो 10 कॉस्ट है, 10 में से क्या किया आपने, वही 1 रेसिडुअल वैल्यू माइनस की, डिवाइड बाय 10 किया, तो आंसर आ गया 0.9। तो जैसे आप 7.75 में से 0.9 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगी इस साल की क्लोजिंग WDV। और वो रिकंसाइल कैसे होगी, 10 आपकी कॉस्ट है, 2.25 आपकी ओपनिंग अक्यूमुलेशन थी, उसमें 0.9 का इजाफा कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 3.15। जैसे आप 10 में से 3.15 लेस करेंगे तो 6.85 का आपके सामने आंसर आ जाएगा। बताइए बेटा। तो सारी वर्किंग आपके सामने कर दी गई। कोई इशू इसके अंदर? तो उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों को आप देख लेंगे, और ये नोट आप देख लें बिल्कुल वैसे ही बन रहा है जैसे PPE का नोट बन रहा हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और अगर बनानी होगी ना SOFP, क्या बनानी होगी, SOFP, तो SOFP के अंदर टोटल कितना बैलेंस जो आएगा बेटा, 290.85 का। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टोटल कितना बैलेंस शो होगा बतौर एसेट, ये 290.85, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और अगर बनानी है SOCI, अगर बनानी है SOCI तो 30 का इम्पैक्ट जाएगा, 30 तो एडिशन है, फोर्टीन का इम्पैक्ट जाएगा SOCI में, 0.9 का इम्पैक्ट जाएगा SOCI में। ठीक है जी, ये बतौर डेप्शन जाएगा, ये बतौर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जाएगा। लेकिन ट्रांसफर जो है ना, ट्रांसफर ट्रांसफर जो हुआ है 120 का, इसका भी इम्पैक्ट जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, प्रॉपर्टी ए ट्रांसफर हुई ना इस साल, बेटा उसकी कॉस्ट क्या थी, 130 थी बतौर इन्वेंट्री। जब 130 की चीज किस पे आएगी बेटा, 120 पर, तो उसमें 10 का डिक्रीज आया ना, वो भी तो चार्ज हुआ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो प्रॉपर्टी ए को ट्रांसफर करते वक्त 10 का फेयर वैल्यू लॉस जो होगा वो भी जाएगा, कहां पर जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ये बात समझ में आती है कि प्रॉपर्टी ए बतौर इन्वेंट्री कितने की रखी थी आपके पास, 130 की रखी हुई थी, यस और नो, क्या बोलते हैं आप सब लोग। और उसको आपने ट्रांसफर किया है किस पर, 120 पर, तो इसका भी 10 का लॉस जाएगा ना आपके पास या नहीं। बाकी एसोसिए में एक और चीज भी जाएगी, वो ये है कि बतौर PPE, बतौर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिल्कुल ये 10 का लॉस भी शो होना चाहिए ना, बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी भी डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी ना। तो अगर आप एसोसिए एक्सट्रैक्ट बना रहे हो तो इसको बतौर PPE आपने क्या करना है, डेप्रिशिएट भी करना है प्रॉपर्टी बी को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके सामने एक क्वेश्चन है और एक काफ़ी वैरायटी वाला क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है आपसे बेटा। अच्छा, ये लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है आपके सामने, इंशाल्लाह बेटा। कल भी स्प्रिंग है,
कल भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग स्प्रिंग में बहारें ही आती है बेटा। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अब ये देख लो भाई, इस प्रोडक्शन वाले सवाल में अगर कोई मसला हो तो देख लो इसको भी साथ साथ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू काटास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये आपके सामने क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है भाई 96,100 का। डिस्काउंट ऑन बल्क परचेज है, ट्रेड डिस्काउंट है। ऑब्वियसली आपने जो गुड्स परचेज की होंगी रॉ मटेरियल, वो 96,100 में से 3,290 माइनस करने के बाद परचेज किया हो। यस और नो बोले। अब ये तो बड़ा आसान है यार, कि कितनी सैलरीज और वेजेस फैक्ट्री से बिलोंग करते हैं, कितनी डेप्शन फैक्ट्री से बिलोंग करती है, कितना रेंट बिलोंग करता है, कितना क्या कहते हैं यूटिलिटीज बिलोंग करती हैं। 75% ऑफ फैक्ट्री वेजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि 9,200 का 75% डायरेक्ट वेजेस है और रिमेनिंग 25% क्या है, इनडायरेक्ट है। बताएं। अच्छा ये बताया, मैंने क्लास में जो एंट्री करवाई थी, इस बार अगर ये आएगा तो एंट्री फॉर्म में आ सकता है। मैंने क्लास में आपको एंट्री सिखाई थी ट्रांसफर की, अगर याद हो आपको, उन एंट्रीज को जरा रिकॉल कर लीजिएगा आप लोग सब। ठीक है ना, ये तो मेरे ख्याल से मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपसे हो जाना चाहिए। IS 1 फॉलो करेंगे तो लेस होगा, IS 1 फॉलो नहीं करेंगे तो लेस नहीं होगा। अब क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मांगी गई है तो इसलिए हम इसको लेस नहीं करते, लेकिन अगर हम IS 1 फॉलो करेंगे तो लेस होगा। कौन सा इम्पेयरमेंट वाला बेटा? ये IS, तो गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन, इसकी बात कर रहे हैं। चलिए इसको रीड करें, मैं करता हूँ सॉल्व पर इसको, आप देखें। ये बताइए आपने, आप लोगों ने वो देखा क्वेश्चन इम्पेयरमेंट का जो मॉक में मैंने दिया था, पर लेकिन मैंने वीडियोस में भी सॉल्व करवाया है? कवर कर लिया सब लोगों ने? चलें, अच्छी बात।
इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट हमसे मांगी गई है वो क्या है? प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। तो सिर्फ और सिर्फ 2019 की हमसे एंट्रीज मांगी गई हैं। ठीक है। तो इस चीज को अगर हम समझते हैं और देखते हैं, on 1st July 2014, Indus Pharma Limited received a government grant of rupees 280 million to set up a plant in underdeveloped rural areas. The grant is repayable in full. Conditions attached to grant are not met for a period of 5 years from the date of commencement of the production. ठीक है, एक एसेट आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिसीव हो, गवर्नमेंट की तरफ से आपको 280 मिलियन रिसीव हुआ है एक प्लांट लगाने के लिए एक अंडर डेवलप रूरल एरिया के अंदर। तो ग्रांट वापस करनी होगी। टू द ग्रांट आर नॉट मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। अब जाहिर सी बात है, ये क्या है, आपको उस इलाके में अनएम्प्लॉयमेंट क्या करनी है, खत्म करनी है, या जॉब्स देनी होगी लोगों को। उसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट ने आपको ये एसेट प्रोवाइड किया होगा ग्रांट की शक्ल में। ये आपको 280 मिलियन की गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है। The grant is repayable in full if the conditions attached to the grant are not met for a period of 5 years from the date of commencement of production. At the inception, it was highly probable that IPL would comply with the conditions for that required period. ठीक है, उसके बाद IPL incurred total cost of rupees 630 million on plant and it started production on 1st January 2015. Useful life of the plant was estimated as 7 years. IPL deducted government grant in arriving the carrying amount of the asset। ठीक है, तो IPL ने क्या किया, गवर्नमेंट ग्रांट क्या कहते हैं का जो वैल्यू था वो उसमें से क्या कर दिया, रिड्यूस कर लिया, डिडक्ट कर लिया। क्या ये बात समझ में आती है आप सबको बेटा? यानी क्या ट्रीटमेंट सिखाया उसने आपको? यस, इनडायरेक्ट, जबरदस्त, बेहतरीन। तो अब जरा इसकी एंट्रीज आप लोग पीछे से बनाते हुए आओ ना जरा। रिक्वायरमेंट तो हमारी कौन सी है, रिक्वायरमेंट तो हमारी 2019 की है, लेकिन फिर भी जरा इसकी एंट्री तो आप पीछे से बनाते हुए आ जाओ। ठीक है, अब आप सबकी बहुत तवज्जो चाहिए होगी जनाब। 280 मिलियन की आपको अमाउंट मिला। आप 1 जुलाई 2014 को इसकी एंट्री बनाओ, अपने रजिस्टर में सब लोग नोट करो, जिस तरह मैं करवा रहा हूँ उस तरह सॉल्व करो, तो ये पूरी कहानी आपको समझ लग जाएगी। सब लोग कर रहे हैं फॉलो? तो मैं एंट्री बताऊं फिर। आप मैं पीछे की एंट्री इसलिए बनवा रहा हूं तो क्या आपको आगे ही कहानी समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, 1 जुलाई 2014 को आपको ये पैसे मिले, आप एंट्री बनाए बैंक डेबिट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट। क्या सबने ये एंट्री बनाई? ओके नाउ, गुड, जबरदस्त। अच्छा, अब आप लोग क्या करो, 1 जनवरी को एंट्री बनाओ। ये रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा सॉल्व, लेकिन जानबूझ के इस तरह कर रहा हूं ताकि हम 2019 तक पहुंच सकें और कहानी समझ सकें कहानी क्या है। अच्छा, आप 1 जनवरी 2015 को एंट्री बनाओ, प्लांट डेबिट 630 मिलियन से।
कैश या बैंक क्रेडिट 630 मिलियन से। क्या कहते हो? ठीक है, और इसी डेट पर एक एंट्री और बना दो, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट 280 मिलियन से और प्लांट क्रेडिट 280 मिलियन से। ये एंट्री बन गई। अब आप मुझे बताओ, 280 प्लांट की कॉस्ट से सेट ऑफ हो गया। अब 280 डेप्रिशिएट नहीं हो रहा। अब जरा काउंटिंग करो, 15, 16, 17 और 18, कितने साल हुए बेटा? 4 साल हुए। तो अब तक 4 साल में आपने जो डेप्शन चार्ज की है, जो 4 साल में आपने अब तक डेप्शन चार्ज की, वो 350 पे चार्ज की। बेहतरीन बेहतरीन। अगर ये, अब दो बातें, अगर ये गवर्नमेंट ग्रांट हमें हमें वापस देनी पड़ रही है, तो ये जो हमने प्लांट की कॉस्ट रिड्यूस की थी, गलत रिड्यूस की थी। तो जो 280 मिलियन हम गवर्नमेंट को वापस करेंगे, वो दोबारा प्लांट की कॉस्ट का पार्ट बन जाने चाहिए। क्या कहते हैं आप सब लोग? और जो 280 मिलियन के प्लांट की कॉस्ट में रिड्यूस होने की वजह से जो डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं हो सकी, वो अब चार्ज होनी चाहिए। अगर ये 280 वापस प्लांट की कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं, तो इस 280 पर 4 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज भी होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप सब लोग? तो अब हमें क्या करना है? 2 स्टेप परफॉर्म करना है। 280 को वापस लाना है प्लांट की कॉस्ट में, प्लांट डेबिट कर दे 280 से। अब 2019 की एंट्री शुरू हो गई, यहां से हमारी रिक्वायरमेंट शुरू है। अब सॉल्यूशन यहां से शुरू है कि जो आपने गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर प्लांट की कॉस्ट को रिड्यूस किया था, अब उसको दोबारा बहाल कर दे, प्लांट की कॉस्ट का पार्ट बना दे। भाई जवाब दिया करें। प्लांट डेबिट 280 से, गवर्नमेंट के पैसे वापस बैंक क्रेडिट 280 से। तो अब 350 वापस दोबारा क्या बन गए? 650 बन गए ना, 630 बन गए ना। क्या बोलते हैं? अब जो पिछले 4 साल में 280 के ऊपर डेप्शन जो चार्ज नहीं हो सकी, जो आपकी डेप्शन कम चार्ज हुई, वो आपकी इनडायरेक्टली क्या बनी? इनकम बनी। उस इनकम को भी रिवर्स होना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? तो अब 280 जो कि प्लांट की कॉस्ट में वापस आ गए, उन पर आप पिछले 4 साल की डेप्शन चार्ज करें। तो 280 को डिवाइड बाय 7 करें, 280 को डिवाइड बाय 7 करें और मल्टीप्लाई बाय 4 करें। जबरदस्त, 160 आ गया। 160 की आपने चार्ज कर दी डेप्रीसिएशन। अब जरा हिसाब लगाओ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लांट? 630, 350 में 280 वापस आ गए, 630 कॉस्ट हो गई। पिछली अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी थी बेटा? 200। और 200 और 160 कितने हो गए?
360, 200 और 160 कितने हो गए? 360 हो गए। अब इसको इस तरह सोचो कि अगर ये 630 ही होता तो जरा 630 को डिवाइड करो किससे? 7 से, और मल्टीप्लाई करो 4 से। 630 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, देखिए 360 ही बनाना। मतलब अगर 630 हमारी आज की कॉस्ट है सही, तो उस पर 4 साल की डेप्शन कितनी बनती है? 360 बनती है। तो हमने क्या कर दिया? प्लांट की ओरिजिनल कॉस्ट का स्टेटस बहाल कर दिया, और उसके ऊपर उसकी जितनी भी सही बननी चाहिए अक्यूमुलेशन, वो भी हमने क्या कर दी? रिवाइज कर दी। तो अब ये दो एंट्री बनने के बाद क्या हुआ? प्लांट की कॉस्ट 630 हो गई और उसकी अक्यूमुलेशन जो है वो 360 हो गई। अब है प्लांट का 5वां साल ना। ये तो सारी एंट्रीज हमने बनाई है 2019 के स्टार्ट पर। अब 5वें साल की डेप्शन किस पे चार्ज होगी? 630 पर चार्ज होगी ना। जो 2019 है उसकी डेप्शन किस पे चार्ज होगी? 630 पर। तो अब क्या करें? 630 को डिवाइड बाय 7 कर दें। दो तरीके हैं, या तो 630 को डिवाइड बाय 7 कर दें। ये डब्ल्यूडीवी क्या बताई आपने? एसेट की डब्ल्यूडीवी क्या बताई आपने? 630 माइनस 360, 270। 270 को डिवाइड बाय 3 कर दें, या तो 270 को डिवाइड बाय 3 कर दें, या 630 को डिवाइड बाय 7 कर दें। बात एक ही है। क्या कहते हैं सब लोग? बेहतरीन। ये आपने 5वें साल की डेप्शन भी चार्ज कर ली, यस और नो? डेप्शन एक्सपेंस डेबिट हो गया, अक्यूमुलेशन क्रेडिट हो गया, और ये डेप्शन चार्ज करने के बाद अब डब्ल्यूडीवी कितनी बची बेटा? 180 की, यस और नो? अब प्लांट की लाइफ कितनी रह गई है ये बताओ? 2 साल। तो वो फ्यूचर में तुम्हें कितने कैश फ्लोज कमा के दे सकता है अगले 2 साल के? 180 तो डब्ल्यूडीवी है, कैश फ्लोज अगले 2 साल के कैश फ्लो कमा के दे सकता है ना। तो जो अगले 2 साल के कैश फ्लोज होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या कहलाएगी? वैल्यू इन यूज कहलाएगी। जो अगले 2 साल के कैश फ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या कहलाएगी? वैल्यू इन यूज कहलाएगी। बोलो। और उसको आपने कंपेयर करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल से। तो जो हायर होगा वो क्या बनेगा? आपका रिकवरेबल अमाउंट बनेगा। उसको कंपेयर करना है एसेट के कैरिंग अमाउंट से। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब ये आखिरी बात यहां पर रह जाएगी हमारी। In view of repayment of grant, IPL carried out an impairment review of the plant 31st December 2019. Net annual cash inflows of the remaining life of the plant have been estimated at 90 million and 80 million for 2020 and 2021 respectively. These cash inflows are net of annual interest and maintenance cost. तो इंटरेस्ट कॉस्ट हम इसमें से लेस नहीं करते, तो आप क्या करें? इंटरेस्ट कॉस्ट इसमें ऐड बैक करवा दें। मतलब ये जो 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 आपने 90 का कैश फ्लो लिया है ना, इसमें से आपने 10 मिलियन का इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है, और 80 के कैश फ्लो से भी आपने 10 मिलियन का इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है। तो इन कैश फ्लोज को कैलकुलेट करते हुए इंटरेस्ट माइनस नहीं होता, इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस नहीं होती। तो आप क्या करें? इसको ऐड बैक करवा दें। 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 100। और 80 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा? 90। 100 की निकालें प्रेजेंट वैल्यू, एक साल पीछे लाएं। तो आप इसको लिखें, कैलकुलेटर बता देखिएगा। 100, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं आपके सामने। 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट, रेट कितना है? 12%। 1.12 की पावर
-1, एक साल पीछे लाया इसको, प्लस 80 + 10, 90, 90 इंटू 1.12 की पावर -2। तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है? 161। 161 बोले बेटा, क्या सबके पास ये आंसर आया? तो इस 161 को आप क्या नाम देंगे? इस 161 को आप बोलेंगे वैल्यू इन यूज। जबरदस्त। अब फेयर वैल्यू कितनी है? 160। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना है? 5। 160 -5 कितना बनेगा? 155। तो एक तरफ 161 की वैल्यू इन यूज है, एक तरफ 155 का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। इन दो में से मैं किसको मानूं रिकवरेबल अमाउंट बेटा? वैल्यू इन यूज को जो हायर होगा। यस और नो? तो अब आपके पास एसेट की डब्ल्यूडीवी कितनी बची? 180। तो 180 डब्ल्यूडीवी है प्लांट की। यस और नो? इस साल की डेप्शन चार्ज करने के बाद 180 डब्ल्यूडीवी है प्लांट की, और उसकी रिकवरी कितनी है? रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 161। तो 19 की आ गई इंपेयरमेंट। जबरदस्त। तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट हो गया, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। कितने से? 19 से। यस और बताइए। अब आप मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में ऐसी खास बात है जो आपको ना आती हो? तो उम्मीद है बेटा इसको कर लेंगे। दो तीन बातें ध्यान में रखें। मुझे बहुत उम्मीद है, हो सकता है कल के पेपर के अंदर आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की रिवैल्यूएशन की एंट्री ज्यादा है आसान, अगर आपकी जिंदगी आसान हो तो। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, फिर बोलो। रीवैल्यूएशन सरप्लस दो तरीकों से रियलाइज होता है। एक होता है इंक्रीमेंटल डेप्शन की वजह से, और दूसरी वजह क्या होती है? एक एसेट डिस्पोज ऑफ जब होता है, तो उसका जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है, उसका जितना भी सरप्लस पड़ा होता है, हम उसको पूरा का पूरा मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर कर देते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में। ये बात कितने लोगों को याद है? तो इंक्रीमेंटल डेप्शन एक अलग चीज है, और फुल जो सरप्लस अवेलेबल है उसको रियलाइज करना एक अलग बात हो जाएगी। याद है ना सबको बेटा? तो अगर आप कोई रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज ऑफ करें, तो बराए मेहरबानी उसके उसी पार्टिकुलर एसेट के सरप्लस को भी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना ना भूलिएगा। क्या कहते हैं? ओके जनाब। अच्छा, एक दो बातें मैं और ऐड कर दूं किस हवाले से? रेशोस के हवाले से। नाउ हाउ टू इंटरप्रेट रेशोस, सुनिएगा जरा। करंट रेशो क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यस और नो? मिसाल के तौर पे आपके पास 2 लाख के करंट एसेट्स हैं,
और 1 लाख रुपए की क्या है, करंट लायबिलिटीज है। तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज का आंसर क्या बनेगा, 2:1, yes or no? How to interpret this? You have 2 rupees in your current assets to pay each 1 rupee of your liability. आपके पास आपके करंट एसेट्स में अपनी करंट लायबिलिटीज का हर एक रुपया पे करने के लिए 2 रुपए मौजूद है। You have 2 rupees in your current assets to pay off your each rupee of a liability. बोल सकते हैं ऐसे। क्विक रेशो, ये एसिड टेस्ट रेशो, तेजाबी रेशो, तेजाबी एसिड एसिड, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। ये तेजाबी रेशो, तेजाबी वो रेशो मतलब क्विक एसेट्स जिनको लायबिलिटीज फौरन से हड़प कर जाएंगी, लायबिलिटीज जिनको फौरन से खा जाएंगी। तो इन्वेंट्री आप जानते हैं क्विक एसेट नहीं है। हाँ जी, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, और बाज लोग प्रीपेमेंट भी माइनस करते हैं। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री क्या कहलाते हैं, क्विक एसेट्स, डिवाइड बाय योर करंट लायबिलिटीज। यस और नो? तो अगर आपके पास जो है वो 2 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं, 80,000 रुपए की इन्वेंट्री है और 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज है, तो 2 लाख में से आप 80,000 माइनस करें, क्या बचेगा, 1,20,000, डिवाइड किससे किया आपने, 1 लाख से। आंसर आएगा 1.2:1। यस और नो? तो आप बोलेंगे क्या, सर वी हैव 1.2 rupees in our quick assets to pay each rupee of a liability. करंट लायबिलिटी का हर एक रुपया पे करने के लिए हमारे पास हमारे क्विक एसेट में 1 रुपया 20 पैसे मौजूद है। यस और नो? अच्छा, उसके अलावा आप देखिए, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो है, ROCE, रोस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में आपकी नॉन करंट लायबिलिटी भी शामिल होती है, और नॉन करंट लायबिलिटी होल्डर का हिस्सा इंटरेस्ट होता है, तो आपको प्रॉफिट वो लेना चाहिए इसमें उनका हिस्सा भी शामिल हो। तो यहां पर आप जो प्रॉफिट लेते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT। तो PBIT डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक क्या होता है, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, खासतौर पे लोन्स वगैरह, और एक डायरेक्ट वे ये है, इनडायरेक्ट वे ये है कि टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो सब लोग, अब किसी भी रेशियो को इंटरप्रेट करना बड़ा आसान है। रेशियो का जो न्यूमरेटर है उसका रेशियो के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और रेशियो का डिनोमिनेटर उसका उससे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। न्यूमरेटर बढ़ेगा रेशियो बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर कम होगा रेशियो कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा रेशियो कम हो जाएगा।
डिनोमिनेटर कम होगा, रेशो बढ़ जाएगा। न्यूमरेटर का डायरेक्ट रिलेशनशिप और डिनोमिनेटर का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब इसके जरिए तुम इस रेशो को इंटरप्रेट कर सकते हो, किसी भी रेशो को। ये बिल्कुल एक बेसिक फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। क्या बोल रहा हूं, किसी भी रेशो के न्यूमरेटर का उस रेशो के साथ क्या है बेटा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और डिनोमिनेटर का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। न्यूमरेटर का बढ़ना, रेशो का बढ़ना, न्यूमरेटर का कम होना, रेशो का कम होना, डिनोमिनेटर का बढ़ना, रेशो का कम हो जाना, और डिनोमिनेटर का कम हो जाना, रेशो का बढ़ जाना। ठीक है, ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना, ये इंटरप्रेट करना मतलब बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर का क्या ताल्लुक है। अब आप इंटरप्रेट करते बता सकते हो ना कि आपका डिनोमिनेटर कम हो गया, तो आपका रेशियो कम आने की वजह क्या है, ये बता सकते हो आप। समझे बात को या नहीं? तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये तमाम बातें हाँ ऐसे कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ तमाम बातें याद रहेंगी। अब इसमें रेशियो में होती है कि एक होती है वर्टिकल एनालिसिस। क्या होता है? एसोसिएट का होता है वर्टिकल एनालिसिस। क्या होता है पता है किसी को, वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? सबको पता है भाई? ये बात कह रहा नहीं पता मुझे। अच्छा, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेल्स है 1000 रुपए की, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 400 रुपए की, तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? सेल्स है 1000 रुपए की, कॉस्ट ऑफ सेल है 400 रुपए की, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 600 रुपए। तो हम क्या करते हैं, सेल को मानते हैं बेस वैल्यू, और हर चीज को सेल का परसेंट बना के निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 400। तो सेल को मानो 100%। 400 हजार का कितना बना? 40%। 100 में से निकाला 40% बचा, कितना? 60%। तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल का कितना परसेंटेज हुआ? 60%। इस तरह अब सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस को भी सेल का परसेंट बना के क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद फाइनेंस चार्ज को तुम क्या करो, सेल्स का परसेंटेज बना के क्या कर दो। तो हर चीज को सेल्स का, पूरी एसओसीआई के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको किसका परसेंटेज बनाओ? सेल्स का। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। एक होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या होता है? क्या होता है बेटा हॉरिजॉन्टल? फरमाइश है ये, दोबारा से बताते हैं भाई, दोबारा बता रहा हूँ, जरा देख लो सब। सेल्स है 1000 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 400, जीपी कितना? 600, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 300, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना? 300।
फाइनेंस चार्ज 100, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 200, टैक्स कितना 50, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना 150। तो अब क्या करेंगे, हर चीज को सेल का परसेंटेज बना के एक्सप्रेस करना क्या कहलाएगा बेटा, वर्टिकल एनालिसिस। हमने बोला सेल इज 100%, 400,000 का 40%, बचा कितना फिर 60%, यानी कि 600,000 का 60%। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1000 का 30%, बचा कितना 30%। फिर ये 100,000 का 10%, बचा कितना 20%। फिर 50,000 का कितना परसेंट 5%, बचा कितना 15%। समझे मेरी बात को या नहीं, बताइए भाई, समझ में आ गया वर्टिकल एनालिसिस बेटा? इसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, अब इस एक और चीज होती है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। जैसे ये 2011 है, और इससे पिछला साल 2010 था, और 2010 में आपकी सेल 800 थी। तो इस साल 2010 से 2011 में कितना चेंज आया है? तो वर्टिकल का मतलब क्या है, बिल्कुल पैरेलल एनालिसिस, यानी 800 की सेल अब क्या बन गई, 1000 बन गई। लास्ट ईयर 800 थी, इस साल कितनी 1000, तो आपकी सेल में कितने से इंक्रीज आया बेटा? क्या करोगे, 1000 को डिवाइड करो 800 से, नॉट 20%, गलत जवाब, इट इज 25%। 1000 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 100, चेंज आया है 25% से। लेकिन ये बोलेंगे ना, 1800 का 125% है, 1800 का 125% है, चेंज 25% से आया है, लेकिन 1000 खुद क्या है, 800 का 125%। क्या कहते हैं आप लोग? इस तरह आप कॉस्ट ऑफ सेल को कॉस्ट ऑफ सेल से कंपेयर करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस से। समझ में आ रही है बात सब लोगों को? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल। इस तरह ये बैलेंस शीट का एसओएफपी का भी बनेगा, मतलब एसओएफपी का भी बन जाएगा इस तरीके से कि पिछले साल करंट एसेट कितने थे, इस साल कितने हैं। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। ज्यादातर आमतौर पे एग्जाम में अगर इत्तेफाकन पूछ लिया तो पूछ लिया वर्टिकल पूछ लिया, तो पेपर बहुत आसान देना होगा कल के दिन, तो आपसे वर्टिकल पूछ लेगा। और वर्टिकल मैंने आपको समझा दिया है, तो आसान मार्क्स आपने लूज नहीं करने बेटा कल इंशाल्लाह।
वर्टिकल में हर चीज को, मतलब एसओसीआई में हर चीज को, ऐसा नहीं एसओएफपी भी उठा के रख दो तुम यहाँ पर। वर्टिकल एनालिसिस के अंदर एसओसीआई की हर चीज को सेल्स का परसेंटेज बनाना है। बिल्कुल सही। तो दुआ करते हैं इंशाल्लाह आप सब कामयाब हो इंशाल्लाह। टाइम में आपको कम दे सका तबीयत खराब होने की बिना पर, लेकिन कोशिश की। बाकी अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ठीक है बेटा। थ्योरेटिकल के लिए आप क्या करो, चैप्टर नंबर 1 पढ़ लो किताब का, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो। बस उसमें एक टॉपिक है कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट, और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अगर पढ़ना था तो पढ़ सकते हो वहां से। अभी आए क्या इतना फोकस नहीं है इस चीज के ऊपर, लेकिन हाँ जी इन्फ्लेशन वाला बिल्कुल। IFRS 15 की थ्योरी आपको बताया बेटा। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किसको बोलते हैं, स्टैंड लोन से, ये सारी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर के लिए आपको कहा था एक क्वेश्चन जो है वो फाइनल अकाउंट की शक्ल में, हॉस्पिटल वाला जो, क्या नाम था बेटा उसका आजिक, जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया था हॉस्पिटल वाला, जो गरीब चैरिटेबल हॉस्ट, हाँ चौंगटर के नाम से था, चौंगटर। ठीक है, चौंगटर वाला क्वेश्चन कर लें आप, स्प्रिंग 2020 का ये सवाल अच्छा है। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो सही है जनाब। तो इंशाल्लाह आपसे बाकी है कि एक ऐसा क्वेश्चन कर लें जिसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट अच्छा बना हुआ हो बस खाली। सब्सक्रिप्शन अकाउंट की अच्छी प्रैक्टिस कर लें। अगर कल के पेपर में एग्जामिनर ने इनकम एक्सपेंडिचर नहीं दिया तो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट जरूर छोटे क्वेश्चन में एमसीक्यू देखने को मिलेगा। वायलिन वाला किया है, अच्छा है, अच्छा सवाल है, करें आप वायलिन वाला भी करें। ठीक है जी, अल्लाह आप सबको कामयाब करे बेटा। बाकी IFRS 15 के लिए मैं टाइम आपके लिए मजीद नहीं दे सका, लेकिन ये है कि अगर आप वीडियो जो देख लें आखिरी वाली, और जो मैंने आपको क्या कहते हैं नोट्स भेजे हैं, अगर आप उनको रीड कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट से भी सिखा दिया यार आपको मैंने। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। रिक्वायरमेंट सब लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।